महल मालिक को छुआ हुआ महसूस हो रहा था। क्या वो उनकी आत्मा की सुगंध बता सकती थी? उनके जीवन के हर पड़ाव पर उनकी आत्मा की एक अलग खुशबू रही थी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति के स्तर के अनुसार उनकी गंध भी बदलती रहती थी, लेकिन अधिकांश लोग आसानी से इसमें अंतर नहीं बता पाते थे। वो अलग अलग पहचान का इस्तेमाल कर अपना भेष बदल सकते थे। उन्होंने जानबूझकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग अपनी पहचान को छुपाने के लिए किया, ताकि अन्य लोग उन्हें पहचान ना सके। हालांकि उनका कोई भी परिवर्तन उनकी वास्तविक पहचान से कभी भी महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं होता था। उनके अलग अलग भेषों की महक कमोबोश एक जैसी ही रही है। सौभाग्य से तत्व मीमांसा में शिरीन का ज्ञान गहरा नहीं था, नहीं तो वो आसानी से उनकी गंध से उन्हें पहचान सकती थी। एक आत्मा की गंध को अलग करने की क्षमता दुर्लभ थी और संभावना लाखों में से किसी एक ही की थी जो ऐसा करने में सक्षम होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो एक ऐसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक होगी। महल मालिक ने उसके अटकलों के जवाब में अपनी आंखें झपकाई। क्या अब मुझसे दूध की गंध आ रही है क्योंकि मैं छोटा हो गया हूँ? शिरीन को समझ आ गया था कि वो उसका जवाब कैसे दे। वो ऐसा कैसे कह सकता है? उसने उसकी लंबी मोटी पलकों को देखकर मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक बच्चे हो? महल मालिक ने उसकी बाहों में झुककर कहा। यही कारण हो सकता है। शिरीन अब एक परिपक्व महिला थी और उसके कंधे कमजोर नहीं थे। महल मालिक गलती से उसके बाएं कंधे के संपर्क में आ गए। जब उसने उनका सर अपनी बाहों में लेने की कोशिश की और महल मालिक तुरंत जम गए। शिरीन उनकी पहुंच से दूर रहने के लिए जल्दी से दूर हट गई। हालांकि वो देखने में बच्चे जैसा था, लेकिन उसकी मानसिकता एक किशोर की तरह परिपक्व थी। शिरीन नहीं चाहती थी कि उसका फायदा उठाए। फिर भी महल मालिक ने अच्छे से व्यवहार किया और लाल चेहरे के साथ जल्दी से उससे माफी मांगी। मुझे खेद है। शिरीन ने उसकी ओर देखा। उसने मान लिया था कि वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछले 6 महीनों में उसके व्यवहार के बारे में सोचकर उसने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। वो एक गंदे किशोरी की तरह नहीं लगता था। वो इस धारणा पर थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी। उसने अपना सर हिलाया और उसकी माफी स्वीकार कर ली। कोई बात नहीं। महल मालिक ने अपने होठों को शुद्ध किया। क्या आप नाराज नहीं हैं? क्या वो पुरुषों और महिलाओं के बीच की बाधा को बहुत हल्के में ले रही थी? आखिरकार वो पहले से ही किसी और की हो चुकी थी और वो वर्तमान में महल मालिक की मंगेतर थी। हालांकि वो अब उनके बजाय किसी अन्य व्यक्ति को अपनी बाहों में लिए हुई थी। वो नहीं जानती थी कि जिस दूसरे आदमी को पकड़े हुए थी वो वास्तव में महल मालिक थे। महल मालिक इस बात से असहज महसूस कर रहे थे कि उसे किसी और के इतने करीब रहने में कोई आपत्ति नहीं थी। शिरीन को उनके दिमाग में चल रहे विचारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने एक आकस्मिक हवा के साथ उत्तर दिया। मुझे परवाह है, लेकिन तुम मेरे एक दोस्त हो और तुमने मेरा फायदा उठाने का इरादा नहीं रखा था। मैं अपनी निराशा को दूर करने के लिए संभवतः आपको मार नहीं सकती। इसके अलावा यह संभव होगा, आपका छोटा शरीर वैसे भी प्रभाव को सहन नहीं कर पाए। मैं इसे केवल भुला सकती हूँ, क्योंकि आपने जो किया वो अब आप वापस नहीं ले सकते। यही कारण रहा होगा कि वो इतनी शांत थी। वो हमेशा अपने दोस्तों के प्रति बहुत उदार रही है। महल मालिक ने अपनी निगाहें उस पर टिका ली। मैं अपने कार्यों की जिम्मेदारी लूंगा। शिरीन ने मुंह मोड़ लिया। जिम्मेदारी? मैं तुमसे शादी करूंगा, महल मालिक ने कहा। उसने अपने होठों को शुद्ध किया और तुरंत उसे अपनी बाहों से दूर कर दिया। वो फिर खड़ी हो गई और गाड़ी में घुस गई। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। आप गाड़ी को खुद चला सकते हैं। महल मालिक हैरान थे, क्योंकि उसने उन्हें ठीक उनके चेहरे पर ही खारिज कर दिया था। उन्होंने अपनी कार्यवाही के बारे में सोचते हुए आह भरी। जिस अवसर को पाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे थे वो आखिरकार आ ही गया था, लेकिन उन्होंने उसे इतनी आसानी से जाने दिया। अगर वो इस तरह अभिनय करना जारी रखते हैं तो शायद वो उन्हें फिर से कभी नहीं छुएगी। वास्तव में वो सिर्फ उसकी बाहों में रहने से काफी संतुष्ट महसूस कर रही थी। हालांकि भले ही वो उन्हें अपनी बाहों में लेकर सकी नहीं थी, लेकिन अगर वो इस तरह हरकतें जारी रखेंगे तो वो उनके बारे में थोड़ा अपवित्र महसूस करेगी। उन्होंने अपने शरीर को नीचे से ऊपर तक देखा और अपने माथे को थप्पड़ मार दिया। उनका शरीर हाल ही में बहुत कुछ कर रहा था और उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। वो थोड़ा हैरान भी हुए। क्या परमेश्वर अपनी पहचान के बार बार होने वाले परिवर्तनों से परेशान थे और इस प्रकार उन्हें इस बार निभाने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिका सौंप रहे थे? या प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाने की उनकी सजा थी? या उनका समय लगभग समाप्त हो गया था? उन्होंने अपने शरीर की स्थिति की जांच करने के लिए एक क्षण लिया और वो बता सकते थे कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति के व्यय के कारण जो रक्त वाहिकाएं अवरुद्ध हो गई थी वो अंततः फिर से ठीक हो रही थी और उनका परिसंचरण धीरे धीरे अबाधित होता जा रहा था। जब से वो अमरीश कुमार बने थे उनकी आध्यात्मिक शक्ति आश्चर्यजनक रूप से धीमी गति से ठीक हो रही थी। पिछले 6 महीनों में इसमें केवल थोड़ा सा सुधार हुआ था। यहाँ तक कि वो प्रगति थोड़ा सा उदास करने वाली भी थी। हालांकि एक बच्चे में उनके परिवर्तन के कारण उनकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बेहतर हो रही थी। युवा रूप में उनका परिवर्तन कोई भयानक बात नहीं लग रही थी। उनके हाथ में चाबुक था और वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर ध्यान लगाने लगे।
उड़ते हुए शेर के रूप में दिखने वाला राजसी जानवर, जिसे लाल गेंडे के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं और विभिन्न भू आकृतियों से अच्छी तरह वाकिफ था। इसे भौगोलिक विशेषज्ञ माना जाता था। ये अपने स्वामी को जहां चाहे वहां ले जा सकता था और इसके लिए किसी को उसका मार्गदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। शिरीन ने गाड़ी में थोड़ा आराम किया। वो चिंतित थी कि अस्वस्थ होने के बावजूद उसे अकेले गाड़ी चलानी पड़ रही थी और इसीलिए वो उससे मिलने के लिए गाड़ी से बाहर निकल आई। उसने देखा कि महल मालिक अपने चारों ओर कंबल लपेटे हुए गाड़ी के खिलाफ झुके हुए। उन्होंने खुद को ध्यान की मुद्रा में बैठा रखा था। उनकी आंखें बंद थी और वो शांत बैठे थे। उनका छोटा चेहरा पहले की तरह थोड़ा पीला पड़ा हुआ था, लेकिन अब उनके गालों पर लाली धीरे धीरे दिखने लगी थी। वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो एक नाजुक मिट्टी की गुड़िया हो। कुछ मिनट पहले वो मुश्किल से चल पा रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनकी ताकत तेजी से ठीक हो रही थी जब वो ध्यान लगा रहे थे। उसने अपने सामने उड़ते हुए शेर पर एक नजर डाली और अचानक महसूस किया कि ये सामान्य प्रकार के उड़ने वाले शेर से अलग था। उड़ते हुए शेर की खाल का रंग असाधारण रूप से शुद्ध था और उसने शेर के शरीर को पूरी तरह से सफेद रंग से ढक दिया था, बिना बालों के, एक भी खराब कतरे के। अधिकांश उड़ने वाले शेरों में सभी जानवरों का राजा होने की आक्रामकता दिखाई देती थी, हालांकि इस खास शेर की विशेषताओं में ऐश्वर्य और लालित्य की मिश्रित भावना थी। उसकी आंखें बादल रहित आकाश की तरह नीली थी। दोहरी पलकों और लंबी पलकों के साथ इसके बर्फ सफेद पंख मध्यम गति से फड़फड़ाते थे और ये ना तो बहुत धीमा था और ना ही बहुत तेज। उसका संयम राजा के समान मनोहर था। उसने इतनी स्थिरता से उड़ान भरी कि पानी से भरे ग्लास का गिराना भी असंभव था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि तेज गति से चलने पर भी यह हिलता हुआ महसूस नहीं होता था। इसके शरीर ने एक हल्के सफेद गोल अवरोध का निर्माण किया, जिसने हवा को गाड़ी के दोनों ओर धकेल दिया ताकि वो गाड़ी के साथ आमने सामने आने से उसे रोक सके। वो जानवर उड़ते हुए शेरों का राजा हो सकता था। शिरीन को आभास हो रहा था कि उड़ता हुआ शेर उसके हवा मारक से भी बेहतर था। लाल गेंडा शिरीन की हरकतों पर ध्यान दे रहा था। उसकी गहन निगाहों के कारण उसे थोड़ा खतरा महसूस हो रहा था और इसी कारण उसने अपने कानों को उत्सुकता से हिलाया। क्या उसने खुद का भेद खोल दिया था? शिरीन ने उड़ते हुए शेर को कुछ देर के लिए देखा, फिर वो मुड़ी और महल मालिक को उसकी ओर देखते हुए पकड़ लिया। शिरीन ने उसे एक नीला फल दिया। ये तुम्हारे लिए है। महल मालिक ने फल पर एक पल के लिए अपनी नजरें गड़ाई रखी, फिर उन्होंने नीचे देखा और कुछ नहीं कहा। अरे क्या तुम नाराज हो? अपने छोटू संस्करण में अमरीश कुमार के प्यारेपन से शिरीन थोड़ा खुश थी, इसीलिए वो उसके गुस्से से परेशान नहीं थी। उसने अपने हाथ में फल हिलाया। ये एक पपीता है जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। महल मालिक ने आह भरी, क्योंकि वो फल को पहचान सकते थे। वास्तव में ये वही फल था जो उन्होंने उसे दिया था, और अब वो उसे इतनी उदारता से दे रही थी। क्या महल मालिक उसके लिए महत्वपूर्ण थे? उन्हें अपने लिए उसकी भावनाओं को लेकर संदेह होने लगा था और उन्होंने फल को स्वीकार नहीं किया। शिरीन, क्या आपके दिल में पहले से कोई और है? क्या यही कारण है कि आप मुझे स्वीकार नहीं कर रही हैं? वो इस विषय को फिर से क्यों उठा रहा है? शिरीन असहाय थी। मैंने सुना है कि आप आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी के बहुत करीब थी। क्या आप उनसे प्यार करती हैं? क्या आप उनसे शादी करेंगी? मैंने सुना है कि आप आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी के बहुत करीब हैं। क्या आप उनसे प्यार करती हैं? क्या आप उनसे शादी करेंगी? अमरीश कुमार हार मानने को तैयार ही नहीं था। शिरीन को आश्चर्य हुआ। महल मालिक ने एक बार उससे वादा किया था कि जब वो 18 की हो जाएगी तो वो उससे शादी कर लेंगे। वो सोचती थी कि वो गंभीर हैं, लेकिन अब वो इस बारे में निश्चित नहीं थी। पिछले 1.5 साल से उसने उन्हें नहीं देखा था। वो अपना वादा निभाने में विफल रहे थे। वो ये भी नहीं जानती थी कि वो अभी कहाँ है और उसके पास पता करने का कोई तरीका भी नहीं था। यह निश्चित था कि वो उससे शादी करेंगे या नहीं। वो अमरीश कुमार के साथ इस पर और चर्चा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसकी तरफ एक फल फेंक दिया। एक बच्चे को बड़ों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये लो, ये फल खत्म करो और तुम कुछ ही समय में ठीक हो जाओगे। फिर वो मुड़ी और गाड़ी में घुस गई। महल मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने छोटे हाथों पर एक नजर डाली और अचानक महसूस किया कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वो अपना मूल शरीर वापस पा ले। यदि वो अभी भी अपने सामान्य स्वरूप में नहीं लौट सके तो वो शायद उन्हें किसी अन्य पुरुष के लिए छोड़ देगी। मौर्य पर्वत तक की यात्रा एक लंबी यात्रा थी। उड़ते हुए शेर को वहां पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। शाम के समय उन्होंने भोजन करने के लिए एक छोटे से शहर में रुकने का फैसला किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले रात को आराम करने का फैसला किया। हालांकि अमरीश कुमार शारीरिक रूप से अस्वस्थ था, फिर भी जब भोजन की बात आई तब वो चुस्त दुरुस्त हो जाता था। इसलिए उन्होंने रात का खाना खाने के लिए शहर में सबसे अच्छे भोजनालय की तलाश करी। हालांकि उनका समय अजीब था, क्योंकि वो ठीक भोजन के समय आए थे, इसलिए भोजनालय में कोई अतिरिक्त निजी कमरा नहीं था और उनके चुनने के लिए केवल एक मेज बची थी। शिरीन के पास एक सुंदर चेहरे और सुडौल शरीर के साथ एक उत्कृष्ट उपस्थिति थी।
उसने अपना वेश नहीं बदला था। इसके अलावा उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने स्तर 7 हासिल कर लिया था। उसका रंग गोरा और हीरे जैसा स्पष्ट था। उसका शरीर भी प्रभामंडल की एक फीकी चमक से घिरा हुआ था। वह हमेशा ध्यान का केंद्र बनी रहती थी, चाहे वो कहीं भी गई हो। महल मालिक मिट्टी की गुड़िया की तरह सुंदर थे और वो बहुत कोमल और प्यारे लग रहे थे। लोग बड़ी मुश्किल से उनसे नजरें हटा पा रहे थे। इन दोनों ने पूरे भवन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। जब तक वो अपनी मेज पर नहीं बैठे तब तक लोगों की निगाहें उनके आगे पीछे चलती रही। उन्हें घूरे जाने की आदत थी, इसलिए ये उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता था। महल मालिक सालों से महाद्वीप का दौरा करने में काफी समय बिताते रहे थे, इसीलिए वो इस क्षेत्र से काफी परिचित थे। वो आसानी से स्थानीय विशेषता और उस स्थान के अच्छे भोजन का नाम बता सकते थे। इसके अलावा वो शीरीन के स्वाद को समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने नौकर को पूछे बिना ही उनके खाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद हाथ में पंखा लिए एक युवक अचानक बगल में उनके पास पहुंचा। इस आदमी का चेहरा सुंदर था और वो शीरीन की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराया। मोहतरमा, तो मुझे किसी कारण से परिचित लग रही हो। ऐसा लगता है जैसे हम पहले कहीं मिल चुके हैं। शीरीन ने उस पर मुंह फेर लिया। उसने अनगिनत बार इस प्रकार के घटिया वाक्यों का सामना किया था और इसीलिए वो पहले से इसके प्रति प्रतिरक्षित हो रखी थी और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। युवक ने स्पष्ट रूप से देखा अपने तिरस्कार को, लेकिन वो इसके बारे में लापरवाह लग रहा था। इसके बजाय उसने किनारे पर खड़े नौकर को निर्देश दिया, ये महिला मेरी पुरानी दोस्त लगती है और इसीलिए मैं इसके खाने का भुगतान करूंगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए शीरीन की ओर देखा। आप जो कुछ भी पसंद करती हैं उसे मंगवा सकती हैं। ये भोजन मेरी तरफ से आपके लिए है। जैसे ही शीरीन कुछ कहने वाली थी, महल मालिक ने उस पर अपनी आंखें झपकाई और बीच में बोले, क्या आप हमारा भुगतान करने जा रहे हैं? युवक ने सर हिलाया। हाँ, ये औरत मेरी पुरानी सहेली है। महल मालिक ने शीरीन का बीच बचाव करना जारी रखा। ठीक है, तब मैं खाना मंगवा लूंगा। उन्होंने नौकर को बुलाया और दर्जनों व्यंजन और मंगवा लिए। हर व्यंजन एक खास व्यंजन था और सभी व्यंजन बहुत महंगे थे। युवक का चेहरा पीला पड़ गया। वो जैसे तैसे मुस्कुराया। छोटे बच्चे, क्या आपको इतना खाना मंगवाना है? निश्चित रूप से आप इतने सारे व्यंजन खत्म नहीं कर पाएंगे। खाना बर्बाद करना आपके लिए बुरा है। महल मालिक ने इसके बजाय उसकी ओर देखा। क्या तुम इसका भुगतान नहीं कर सकते हो? लगता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो आदमी परेशान था। सभी व्यंजनों की लागत 7 या 800 चांदी की मोहरें बन रही थी। हालांकि वो अमीर था, लेकिन उसके पास इस समय पर्याप्त पैसा नहीं था। महल मालिक ने धीरे धीरे जिज्ञासु दृष्टि से उसका सर्वेक्षण किया। यदि आपके पास पर्याप्त चांदी नहीं है तो आप भोजन का भुगतान करने के लिए अपनी कमर पर बंधे जेड को गिरवी रख सकते हैं। युवक पूरी तरह से पीला पड़ गया। उसकी कमर पर लगी जेड उसके पास सबसे मूल्यवान संपत्ति थी। ये एक पारिवारिक संपत्ति थी जिसे कई पीढ़ियों दर पीढ़ी आगे सौंपा गया था और इसकी कीमत 1000 सोने की मोहरें थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे की आंखें इतनी तेज होंगी कि वो जेड के सही मूल्य को पहचान सकेगा। एक बार फिर युवक जैसे तैसे मुस्कुराया। छोटे यार मेरे, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? तुम इतने सारे व्यंजन खत्म नहीं कर पाओगे। खाना केवल बेकार हो जाएगा। महल मालिक ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। भोजन बर्बाद नहीं होगा क्योंकि व्यंजन केवल हम दोनों के लिए नहीं है। व्यंजन हमारी सवारी के लिए है जो अब बाहर इंतजार कर रही है। आदमी को नहीं पता था कि उसे आगे क्या कहना चाहिए। उसका सुंदर चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। तुम्हारा पालतू जानवर इतना अच्छा खाना कैसे खा सकता है? जाहिर तौर पर तुम मेरे लिए ये सब मुश्किल बना रहे हो। अगर मैं आज तुम्हारा भुगतान नहीं कर रहा होता तो क्या तुम उसके लिए यही व्यंजन मंगाते? अपने हाथों पर अपना चेहरा टिकाए हुए महल मालिक ने उसकी ओर देखा। मेरी सवारी सामान्य सवारी से अलग है और इसीलिए वो जो खाती है वो भी दूसरों के खाने से अलग होना चाहिए। उसे न केवल अच्छा खाना पसंद है बल्कि उसे शराब भी पसंद है। मैंने अभी तक हमारे पेय का आदेश भी नहीं दिया है। फिर उन्होंने नौकरों को निर्देश दिया। मैं 20 किलो उच्च गुणवत्ता वाली लाल शराब और 30 किलो उच्च श्रेणी की बांस शराब लेना चाहूंगा। ये युवक इसके लिए भुगतान करेगा। युवक का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। भोजन के साथ साथ शराब की कीमत को ध्यान में रखने के बाद भुगतान की कीमत 1000 से अधिक चांदी की मोहरें हो गई थी। तिरस्कार पूर्वक युवक ने उपहास किया। शराब पीने वाली सवारी काफी दुर्लभ है। ऐसा लगता है कि आप मुझे जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी चाल में कैसे गिर सकता हूँ? मैं दोहराता हूँ, क्या आप वही व्यंजन मंगाते रहेंगे यदि आप भोजन के लिए स्वयं भुगतान करने वाले होंगे? महल मालिक ने शांति से उत्तर दिया। इन सभी को सामान्य भोजन और पेय माना जा सकता है। ऐसे भोजन को सहन करना मेरी सवारी के लिए थोड़ा अनुचित लगता है। इसे आमतौर पर बेहतर भोजन और पेय की आदत है। मैं केवल इसके लिए इस भोजन से काम चलाने वाला हूँ क्योंकि अभी हम यात्रा कर रहे हैं। मेरे पास भी बहुत अधिक खाना मंगवाने का दिल नहीं है क्योंकि इस सब का भुगतान आप करने वाले हैं।
फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया और पैसे का एक बस्ता मेज पर फेंक दिया। बस्ते में से कुछ सोने की सिल्लियां और बड़े गोल मोती बाहर लुढ़के। उन्होंने नौकर से बात करना जारी रखा। मैं उस भोजन की मात्रा को दोगुना करना चाहूंगा जो मैंने अभी अभी मंगवाया है। क्या ये सब कुछ उसका भुगतान करने के लिए पर्याप्त होगा? नौकर पूरी तरह से खुश था और मुस्कुराते हुए चेहरे से जवाब दिया, बस बस ये चलेगा। सोने की एक एक सिल्ली की कीमत 200 चांदी की मोहरें थी। ये मोती दक्षिणी मोती थे। प्रत्येक मोती में 100 सोने की मोहरों का मूल्य था। कुल मिलाकर वस्तुओं की कीमत 2000 चांदी से अधिक होगी। युवक आगे बहस नहीं कर सका और उदास भाव के साथ चला गया। शिरीन अपनी खुशी को नहीं रोक सकी। तुम्हारा विचार शानदार था। मुझे लगता है कि अब कोई भी हमारे साथ रात का खाना खाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो छोटा आदमी अपने पैसों का इस्तेमाल कर दूसरों को नीचा दिखाने में बड़ा ही उदार था। वो उसे अवांछित मुठभेड़ों से दूर रखने में भी कामयाब रहा था। महल मालिक ने अपने हाथ में चाय की प्याली घुमाई। वो आपके जैसे किसी के साथ रात के खाने के लिए कैसे व्यवहार कर सकता है? वो केवल अन्य बाहरी लोगों द्वारा रुके जाने बिना ही शिरीन के साथ एक शांत भोजन करना चाहते थे। अचानक उन्होंने शिरीन के ऊपर से एक दस्तक देती आवाज सुनी और वो एक स्पष्ट आवाज थी। छोटा आदमी सही कह रहा है। उसके जैसा आदमी शिरीन के साथ रात के खाने के लिए कैसे व्यवहार कर सकता है? शिरीन दंग रह गई। उसने अपना सर उठाया और तुरंत हैरान हो गई। 8वां राजकुमार भीम सिंह? उस पर एक सफेद चोगा पहने एक युवक खड़ा था। उसका रूप अति सुंदर था। उसके व्यवहार में एक परिष्कृत और प्रशंसनीय बात थी। वो भीमपुर राज्य के 8वें राजकुमार भीम सिंह थे। शिरीन उसे 8वें राजकुमार के रूप में संबोधित करना चाहती थी, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया जब उसने देखा कि उन्होंने अपनी शाही पोशाक नहीं पहनी हुई है। उसे लग रहा था कि वो गुप्त यात्रा कर रहा है। भीम सिंह ने शिरीन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शिरीन, तुम्हें काफी लंबे समय से नहीं देखा। क्या मुझे आपको हमारे साथ रात के खाने के लिए आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? क्या आपको खासी साम्राज्य की सीमा पर नहीं होना चाहिए था? आप यहाँ क्या कर रहे हो? शिरीन ने भीम सिंह से पूछा, जो अब मेज के दूसरे कोने पर बैठे हुए थे। ये किस्मत की बात थी कि वो इतने दूर देश में एक दूसरे से मिलने में सक्षम हो पाए थे। इसलिए शिरीन ने खुशी खुशी प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया और महल मालिक को अपने और भीम सिंह के साथ शामिल होने के लिए ऊपर बुला लिया। ऊपरी स्तर निजी कमरों से भरा हुआ था जो भीम सिंह ने चुना था। वो सबसे अच्छा वाला था क्योंकि ये उन सभी कमरों में सबसे विशाल और सबसे शांत था जो उन्हें पेश किए गए थे। कमरे में एक खिड़की थी और वो खिड़की के दूसरी तरफ से आते संगीत की आवाजें सुन सकते थे। यह हल्के भूरे पर्दों से ढका हुआ था जो खिड़की के पीछे बैठे हुए संगीतकार को थोड़ा प्रकट कर रहा था। शिरीन जितना जानती थी वो ये था कि भीम सिंह और मुकुट राजकुमार महादेव प्रताप सिंह खासी साम्राज्य की सीमाओं पर खासी शाही सेना से लड़ रहे थे। वो सीमा पर स्थित शहर उनके वर्तमान स्थान से 3000 मील दूर था, इसलिए शिरीन उन्हें यहाँ देखकर हैरान हो गई। भीम सिंह ने उसके लिए एक कप पेय भरा और आह भरी। इसे एक वाक्य में समझाना मुश्किल है। मुझे 2 दिन पहले अपने पिता से कहते हुए तत्काल समाचार मिला कि हम खासी साम्राज्य के साथ शांति के लिए बातचीत करेंगे और लड़ाई बंद कर देंगे। वो हमारी वापसी के लिए अनुरोध कर रहे थे और वजीर श्याम सिंह सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए वहीं रुक गए। हमारे वापस आते वक्त मुकुट राजकुमार एक अजीब बीमारी से पीड़ित हो गए। हमारी सेना के सभी चिकित्सक उनकी हालत के बारे में असहाय थे। मेरे पास उन्हें अपने साथ लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं यहाँ चुपके से उम्मीद कर रहा था कि बड़े मौर्य संत जी उन्हें ठीक करने का कोई रास्ता खोज देंगे। वो भी यहाँ बड़े मौर्य संत जी को मिलने आए थे। वो दोनों टोलियां अलग अलग तरीकों से एक ही लक्ष्य तक पहुंचना चाहती थी। छोटे शहर से मौर्य पर्वत तक पहुंचने के लिए उन्हें और आधे दिन की यात्रा करनी पड़ेगी। शहर को मौर्य पर्वत के क्षेत्र का हिस्सा माना जाता था। मौर्य पर्वत का एक अलिखित लेकिन सामान्य कानून था। जो कोई भी चिकित्सा सहायता लेने के लिए मौर्य पर्वत पर आता था उसे अपने रोगी के साथ पहाड़ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। वो केवल शहर के चिकित्सा केंद्रों में से एक में खुद को समायोजित करवा सकते थे और चिकित्सा कर्मी तब जाकर उच्च अधिकारी के निर्देशों के आधार पर उनके ठहरने की व्यवस्था करते थे। शिरीन और महादेव प्रताप सिंह को दोस्त माना जा सकता था। अब जब वो जानती थी कि वो बीमार हैं तो उसने जल्दी से उनके लक्षणों के बारे में पूछा। भीम सिंह ने आह भरी। उनकी आंखें हरी थी और उनका चेहरा पीला पड़ चुका है। उनके होंठ बैगनी रंग के हो चुके हैं और वो अपने आसपास के लोगों को पहचानने की क्षमता खो चुके हैं। उन्हें समय समय पर लोगों को मारने की इच्छा होती। उनका दिल डूब गया। महादेव प्रताप सिंह के लक्षण उन लोगों से मिलते जुलते थे जो लाशों के जहर से संक्रमित थे। फिर उसने अपना ध्यान मेज पर रखे व्यंजनों और उस संगीतकार की ओर घुमाया जो कमरे में आराम से तानपुरा बजा रहा था। वो हैरान थी। अगर महादेव प्रताप सिंह इतने गंभीर रूप से बीमार हैं तो 8वें राजकुमार को संगीत और पेय का आनंद लेने का मन कैसे हो सकता है?
उसे अचानक एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपना सवाल पूछा। 8वें राजकुमार, क्या आप यहाँ एक बैठक के लिए आए हैं? भीम सिंह ने सर हिलाया। आप सही कह रही हैं। क्या आप बड़े मौर्य संत जी से मिलने वाले हैं? भीम सिंह ने हंसते हुए कहा। शिरीन, तुम्हें कैसे पता चला? शिरीन ने राहत की सांस ली। आप यहाँ एक भोज दे रहे हैं जबकि आपका भाई बहुत गंभीर रूप से बीमार है। ये स्पष्ट है कि आप यहाँ एक चिकित्सक को मिलने आए हैं। इसके अलावा केवल बड़े मौर्य संत जी ही संगीत के साथ भोज में शामिल होते हैं। भीम सिंह ने सहमति में अपना अंगूठा उठाया। शिरीन, तुम भाग्यशाली हो। शिरीन मुस्कुराई। आप मेरी चापलूसी करने की कोशिश ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बड़े मौर्य संत जी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि वो आपके सम्मान के संकेत के रूप में भोज में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो एक अलग किस्म के व्यक्ति हैं, एक ऐसे चिकित्सक जिन्हें मिलना भी मुश्किल है। भीम सिंह ने आह भरी। मैं बड़े मौर्य संत जी को एक दोस्त के रूप में पाकर सम्मानित महसूस करता हूँ और वो मुझसे मिलने के लिए तैयार है। शिरीन, इसका श्रेय तुम्हें जाता है। भीम सिंह थोड़ा हिला। जब भूदेव सिंह महर्षि विद्यालय में बुरी तरह घायल हो गया था तो वो उन्हें विदा करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त थे। वो पूरी यात्रा में उनके साथ रहे और धीरे धीरे उनकी बीमारी को भी उन्होंने ठीक कर दिया। इस दौरान मैं और वो दोस्त बनने लगे और अंततः एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे। आखिरकार मैं खुद को उनका दोस्त मानने में सक्षम हो गया। अब जबकि उन्हें यहाँ बड़े मौर्य संत जी से मिलने का अवसर मिल रहा है तो शिरीन अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ाएगी। वो कुछ देर तक बातें करते रहे। उनके बीच हुई बातचीत के आधार पर शिरीन ने पाया कि दोनों राज्यों के बीच युद्ध की अचानक समाप्ति प्रभु की ओर से रुकावट के कारण हुई थी। उन्होंने दोनों पक्षों से युद्धों को रोकने का अनुरोध किया था, क्योंकि चारों दूतों ने जांच की थी और उन्हें जल्द ही पता चल गया था कि खोए हुए शरीर और सैनिकों पर कब्जा कर लिया गया था और एक बुरी शक्ति द्वारा उन्हें नियंत्रित किया गया था। चारों दूत जो भगवान जी की आज्ञा के अधीन थे, उन्होंने पाया कि खोए हुए शरीर और सैनिकों पर कब्जा कर लिया गया था और किसी बुरी शक्ति द्वारा उन्हें नियंत्रित किया जा रहा था। इस प्रकार लाशों की एक सेना का निर्माण हो गया था। वर्तमान में सभी प्रमुख कुल इसके पीछे के शोध का पता लगाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने को तैयार थे। शिरीन भगवान जी के उल्लेख से काफी खुश हुई। उसने आखिरकार खुद को प्रकट कर ही दिया। उसने एक और सवाल पूछा। भगवान जी के चारों दूतों ने खुद को दिखाया है ना? भीम सिंह ने सर हिलाया। हाँ, वो सभी प्रमुख कुलों के संपर्क में है और घेराबंदी शुरू करने की योजना बना रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत शर्मनाक नहीं लगेगा कि मेरी सेना के कुछ लोगों ने समान परिस्थितियों का सामना किया था। आपने अवश्य सुना होगा कि मेरे सैनिकों में से कुछ सैनिक सबसे शक्तिशाली और हमेशा विजयी रहने वाले सेनानियों में से एक रहे, है ना? मेरे भाई मुकुट राजकुमार ने उन सभी को खुद प्रशिक्षित किया था। सेना ने अनगिनत युद्ध और कठिन लड़ाइयां लड़ी थी और अंत में खुद ही उल्लेखनीय योग्यता हासिल की थी। खासी साम्राज्य के सेनाध्यक्ष को भी उनकी बात सुनकर डर से कांपने पर मजबूर कर दिया गया था। लेकिन कौन जानता था कि उस सेना के सभी सैनिकों ने किसी तरह की बेहद बुरी गोली खाई थी। दूत पुष्पित दास को उनकी गतिविधियों के बारे में पता चल गया था। शिरीन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पिछले कुछ दिनों में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं। हैरान होकर उसने पूछा, कौन सी बुरी गोली? भीम सिंह ने अपना सर हिलाया। मैं खास तौर से कुछ नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब आप ये गोली खा लें तो आप दर्द और थकावट की उपेक्षा करने जितने मजबूत और जोरदार हो जाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी। युद्ध में आप मृत्यु से निडर हो जाएंगे। हालांकि इसका एक बड़ा नुकसान था, क्योंकि गोली की लत लग जाती है और सभी उपयोगकर्ता गोली खाने के बाद लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। शिरीन ने मुंह फेर लिया। ऐसा लग रहा था कि एक अनूठा उत्तेजक है, अपनी तरह का सबसे मजबूत। इन सब के पीछे शायद विषैले जादू के उस्ताद थे, जिसने यहां तक पहुंचने के लिए समय की यात्रा की थी। पागल वैज्ञानिक। लाशों की एक सेना प्राप्त करने के लिए उसने दवा का उपयोग करके सम्राट को नियंत्रित किया था ताकि वो युद्ध को गति दे सके। फिर उसने महादेव प्रताप सिंह की सेना में घुसकर किसी एक सैनिक को उत्तेजक के अतिरिक्त मजबूत खुराक देने की कोशिश की ताकि वो अपने दुश्मनों को मारने में सक्षम हो। युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा था क्योंकि आधुनिक उत्तेजक को वर्तमान युग के लोगों से छिपाया गया था। ये युद्ध में बड़ी संख्या में हताहतों की संख्या का कारण बना और उसने पागल वैज्ञानिक को संख्या प्रदान की जो उसे लाश बनाने के लिए जरूरी थी। शिरीन इस जानकारी से निष्कर्ष निकालने में सक्षम थी जो उसने हासिल की थी। थोड़े से विचार से वो सभी घटनाओं की जड़ खोजने में सफल रही। शिरीन ने अपनी निगाह भीम सिंह पर टिका दी। गोली देने वाला कौन था? क्या आपको और मुकुट राजकुमार को इस बात का एहसास नहीं है कि क्या हो रहा है? भीम सिंह ने आह भरी। मैं खासतौर से कुछ नहीं जानता। ये वो सैनिक थे जो सीधे मुकुट राजकुमार की कमान के अधीन थे। वो बहुत बहादुर हुआ करते थे, लेकिन उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन अभी भी मेरे लिए थोड़ा संदिग्ध था। इसलिए मैंने चुपके से उनके आहार की जांच करने के लिए एक गुप्त आदेश दिया। दुर्भाग्य से मुझे कुछ भी अजीब नहीं मिला। मुझे लगा कि सेना ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी खास प्रशिक्षण से गुजरना शुरू कर दिया होगा। किसी कारणवश ये सब मेरी उम्मीद से परे था।
हालांकि मेरा भाई कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए बेईमान तरीकों का इस्तेमाल करेगा। वो ये जानते हुए कि ये इतना प्रतिकूल प्रभाव लाएगा, वो अपनी सेना को गोली लेने की अनुमति कभी नहीं देगा। जांच के दौरान दूत पुष्पित दास ने घटना के पीछे के अपराधी की भी खोज की थी। ये कोई और नहीं बल्कि सेना के नेता थे। उन्होंने खुद को और अधिक उपलब्धियों के साथ अलग दिखाने का सपना देखा था, इसलिए उन्होंने उप समुदाय के एक चिकित्सक के निर्देश का पालन किया और अपने सैनिकों को गुप्त रूप से गोली लेने का आदेश दिया। शिरीन ने अपनी पलकें सिकोड़ ली। क्या तुमने नेता और तथाकथित चिकित्सक के बारे में कुछ खोजा था? भीम सिंह ने सर हिलाया। चिकित्सक सेना का हिस्सा था। जब जांच का परिणाम सामने आया तो उसने पहले ही आत्महत्या कर ली थी और नेता को तुरंत मार दिया गया था। मेरे भाई को इसके बारे में बहुत दोषी महसूस हुआ और ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं कर सकता था। मुझे उन्हें सब कुछ समझाना पड़ रहा था। मैंने सोचा था कि जब हम दोनों राज्य में वापस पहुंचेंगे तो मैं उन्हें कुछ समझदारी भरी बातें सिखाऊंगा, लेकिन वो अचानक बीमार पड़ गए। गोली लेने वाले सैनिकों के बारे में क्या? वो सभी अब कैसे हैं? शिरीन ने पूछा। भीम सिंह ने खुद को पीढ़ा में पाया, लेकिन उन्होंने बोलना जारी रखा। दल में 5000 सदस्य थे और वो 6 महीने से गोली खा रहे थे, जो कि एक लत बनने के लिए काफी लंबा समय था। अगर उन्होंने 2 दिन भी गोली लेना बंद कर दिया तो वो आसानी से उत्तेजित हो जाते थे और लोगों को मारने के लिए दौड़ते थे। दूत पुष्पित दास ने उन सभी को एक कारावास क्षेत्र में रखा है, जो अब 3 प्रमुख कुलों के सर्वश्रेष्ठ सेनानियों द्वारा संरक्षित है। मैं यहाँ 2 कारणों से आया हूँ। पहला, मेरे भाई के इलाज के लिए, और दूसरी बात, मैं उम्मीद कर रहा था कि बड़े मौर्य संत जी वापस आएंगे और उन सैनिकों के इलाज के लिए एक रास्ता खोजेंगे। वो सैनिक हमारे राज्य के कुलीन हैं। उनमें से ज्यादातर शाही अधिकारियों के बेटे हैं, इसीलिए उनकी प्रतिभा को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। शिरीन ने अपने मन में सोचते हुए अपना माथा रगड़ा। यदि उसकी धारणा सही थी तो सैनिक जो दवा ले रहे थे वो उम्मीद के समान थी, लेकिन वो थोड़ी अधिक जटिल प्रभाव वाली थी। इसे आधुनिक दिनों में प्रतिबंधित जैव रसायन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसा लग रहा था कि पागल वैज्ञानिक वास्तव में एक पागल था। वो जहां भी जाता था वो अपनी उन्मादी गतिविधियों को जारी रखता था। उन्होंने वर्तमान युग में इतना बड़ा जैव रासायनिक खतरा पैदा किया था। भगवान जी के चारों दूत इस तरह से जटिल मादक द्रव्यों के सेवन का पता लगाने में सक्षम थे। अगर उन्होंने इस मामले में पहले मदद की होती तो युद्ध इतने लंबे समय तक नहीं चलता। प्रभु द्वारा बनाए गए सिद्धांत 2 राज्यों के बीच युद्ध में भाग लेने के लिए उनकी अनिच्छा का कारण हो सकते हैं और उन्हें चीजों को स्वाभाविक रूप से होने के लिए मजबूर करते होंगे। युद्ध में केवल दुष्ट शक्ति की भागीदारी ही उनका ध्यान आकर्षित कर सकती थी। शिरीन, आपने इस मामले में बहुत योगदान दिया है। अमरीश कुमार ने अचानक बात की। वो खाने पीने में ऐसे व्यस्त लग रहा था जैसे वो अदृश्य। शिरीन ने असमंजस में अपनी पलकें सिकोड़ ली। यह आप ही थी जिन्होंने पहली बार महसूस किया कि सम्राट को जहर दिया गया था और दवा की विशेषताओं को निर्धारित किया था। आपने चारों दूतों को अपनी जांच जारी रखने और इस तरह आपदा को रोकने का एक कारण दिया है, अमरीश कुमार ने विधि पूर्वक समझाया। शिरीन हैरान हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसने इस विचार को थोड़ा समझ लिया था। केवल आप और मैं सम्राट के जहर के बारे में जानते हैं। 4 दूतों को इसके बारे में कैसे पता चल सकता है? क्या आप उनमें से एक हैं? मुस्कुराते हुए अमरीश कुमार ने झींगे के एक टुकड़े को छीलने में उसकी मदद की और उसे उसके कटोरे में रख दिया। वो चुप बैठा रहा। शिरीन ने मान लिया कि उसने अपनी चुप्पी से इसे स्वीकार कर लिया। वो अंततः समझ गई कि उसका व्यवहार कभी कभी थोड़ा सामान्य क्यों हो जाता था। उदाहरण के लिए उसका सामान्य रूप से व्यापक ज्ञान और स्तर 6 की उसकी आध्यात्मिक शक्ति का अनुप्रयोग, जो किसी तरह 8 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति वाले किसी व्यक्ति की ताकत के बराबर था। प्रभु की इतनी श्रेष्ठ स्थिति थी कि वो इतने वर्षों से इस महाद्वीप पर शासन कर रहे थे। चारों दूतों के अलावा यह संभव था कि उनकी आंखें हर जगह हों। ऐसा लग रहा था कि अमरीश कुमार उनमें से एक होना चाहिए था। एक अचानक एहसास ने उसे चौंका दिया। क्या अमरीश कुमार को भगवान जी ने उसे सुरक्षित रखने को भेजा था? लेकिन वो उसके इतने करीब कैसे हो सकते थे? यदि भगवान जी ने वास्तव में उन्हें भेजा है तो उसने यहाँ तक कह दिया था कि वो उससे शादी करना चाहता है। शायद वो 4 दूतों के साथ थे। अगर वो उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ आए थे तो उसे पहले भगवान से अनुमति लेनी होगी। चारों दूत ये सब गुप्त रखने का आग्रह करेंगे। अधिक से अधिक वो केवल उसके निजी अंगरक्षक होंगे और किसी भी तरह से उसके इतने करीब नहीं आएंगे जब तक उन्हें प्रभु द्वारा उसकी परीक्षा लेने को ना भेजा गया हो। या ये हो सकता है वो स्वयं प्रभु हो, या दूसरे शब्दों में वो महल मालिक हो। शिरीन ये सोचकर उत्साहित हो गई। वो उसकी कलाई को देखने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने अभी भी जानवरों की खाल से बना छोटा सा कंगन पहना हुआ था और उसमें कुछ भी अजीब नहीं था। नहीं, उसने ठीक वैसा ही कंगन पहना हुआ था जैसा कि वो छोटा होने से पहले था। उसकी कलाई आकार में सिकुड़ गई होगी क्योंकि वो अब छोटा था, लेकिन कंगन अभी भी उसकी कलाई पर पूरी तरह से सही बैठा हुआ था और ये ना तो बहुत ढीला था और ना ही बहुत तंग था। ये स्पष्ट था कि कंगन उसके आकार के अनुसार बदल सकता था। ये कैसे संभव था कि दुनिया में इतना शानदार कंगन मौजूद था? क्या ये उनका प्रेम कंगन हो सकता है? क्या वो इसे अपनी शक्ति से छुपा रहे थे?
उसी क्षण उसके मन में प्रश्नों की एक श्रृंखला कौंध गई। उसने अपनी निगाह उसके जानवरों की चमड़ी वाले कंगन पर टिका दी। यदि ये संभव होता तो वो उसे उसकी कलाई से उतारना चाहेगी ताकि वो उसे करीब से देख सके। वो अपने विचारों में इतनी गहराई से लीन हो गई कि उसने भीम सिंह द्वारा कही गई कोई बात नहीं सुनी। शिरीन, शिरीन, शिरीन आखिरकार अपने इन विचारों से उबर गई। खोए खोए उसने भीम सिंह की ओर देखा। आह, उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी। आप किस बारे में सोच रही हैं? ये देखकर मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची कि आप मेरे सामने विचलित हो रही हैं। भीम सिंह ने आधी गंभीरता से आधा मजाक में कहा। शिरीन ने अपना माथा रगड़ा। मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आप क्या कह रहे थे? भीम सिंह ने उसके चेहरे पर टकटकी जमा दी। शिरीन, तुम्हारा चिकित्सा कौशल भी आश्चर्यजनक है। क्या तुम मेरे भाई और सैनिकों को ठीक कर सकती हो? शिरीन ने अपना सर हिलाया। मैं रोगी को देखने के बाद ही कुछ बता सकती हूँ। चिंता ना करें, बड़े मौर्य संत जी का चिकित्सा कौशल और भी बेहतर है। अगर वो मदद करने को तैयार हैं तो मुझे लगता है कि आपके भाई और सैनिकों के अंदर जो जहर है वो उसे ठीक करने में सक्षम होंगे। चिंता मत करो, वो जरूर ठीक हो जाएंगे। जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, नीचे से एक महिला की आवाज सुनाई दी। क्या भीम सिंह यहाँ आए हैं? आवाज कानों को भाने लायक थी और चांदी की छोटी घंटियों की तरह लग रही थी। शिरीन का दिल सोच में डूब गया। वो उस आवाज से बहुत परिचित थी। हालांकि उसने इस आवाज को केवल कुछ ही बार सुना था, लेकिन वो इसे कभी भूल नहीं सकती थी। ये तानिया की आवाज लग रही थी। ऑपरेशन के लिए नमित गुप्ता द्वारा एनेस्थीसिया दिए जाने से पहले वो एक बार तानिया से मिल चुकी थी। भले ही ये केवल एक संक्षिप्त बातचीत थी, लेकिन उसके घमंडी ढंग से बोलने का तरीका शिरीन पर एक लंबे समय तक चलने वाली छाप छोड़ने के लिए काफी था। उसके अलावा शिरीन की समय यात्रा का सीधा संबंध उसी से था। शिरीन के लिए उसे भूलना नामुमकिन था। हालांकि जिस तानिया से वो पहले मिली थी वो एक दबंग, अहंकार के साथ दबदबा बनाने वाली लड़की थी, जबकि नीचे खड़ी महिला कोमल और नाजुक लग रही थी। भीम सिंह खड़े हुए और कहा, बड़े मौर्य संत जी यहाँ पहुंच चुके हैं शायद। मैं जाकर देखता हूँ। इसके बाद वो कमरे से निकल गए। बाहर से बातचीत सुनाई दे रही थी। बड़े मौर्य संत जी के पास कुछ जरूरी काम थे और इसीलिए उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने मुझे इसके बारे में आपको सूचित करने के लिए यहाँ भेजा है। कोई बात नहीं, मैं उनके लिए थोड़ी देर और इंतजार कर लूंगा। यहाँ तक आना आपके लिए एक बोझ रहा होगा। क्या आप हमारे साथ भोजन का आनंद लेना चाहेंगी? जरूर। कुछ क्षण बाद भीम सिंह एक महिला के साथ कमरे में दाखिल हुए। उनका चेहरा एक पतले घूंघट से ढका हुआ था। ये केवल उसकी बड़ी और सुंदर आंखों को प्रकट कर रहा था। उसकी उपस्थिति टेलीविजन श्रृंखला की मशहूर अभिनेत्री शिखा से मिलती जुलती थी, जो कि स्वर्ग की एक परी का किरदार निभाती थी। शिरीन ने आधी बंद आंखों से महिला की ओर देखा। वो ठीक ठाक वर्णन नहीं कर सकती थी कि वो इस समय कैसा महसूस कर रही थी। उसकी आंखें इतनी तेज थी कि वो पहचान सकती थी कि ये वही महिला थी जिसे बड़े मौर्य संत जी ने बर्फ के ताबूत में रखा था। वो आखिरकार जीवित हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि सारी अफवाहें सच थी। तानिया ने यहाँ पहुंचने से पहले समय में पीछे यात्रा की थी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए शरीर उसे एक अच्छे प्रयोग की तरह लग रहा था। उसने कुछ आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त कर ली थी। बड़े मौर्य संत जी ने उस दिन उससे झूठ नहीं बोला था। शरीर वास्तव में उनकी संपूर्ण रचना थी और इसे आध्यात्मिक शक्ति से एक बंदोबस्त के साथ बनाया गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने पहले से ही स्तर 5 की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। शिरीन ने हमेशा सोचा था कि तानिया को फिर से देखने पर उसे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन बुरा लगने की बजाय वो अपनी भावनाओं से प्रभावित हुए बिना खुद को सहज महसूस कर सकती थी। आपके साथ और मेहमान भी हैं? महिला की निगाहें शिरीन और महल मालिक के बीच घूम रही थी। उसने कुछ देर के लिए शिरीन पर अपनी निगाहें टिकाए रखी और उसकी आंखों में आश्चर्य के निशान थे। वो मेरे दोस्त हैं। संयोग से हम यहाँ एक दूसरे से मिल गए, इसलिए मैंने उन्हें अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। ये महर्षि विद्यालय की शिष्या हैं शिरीन। ये हैं। भीम सिंह ने उन्हें एक दूसरे से मिलवाना जारी रखा। महल मालिक अपनी असली पहचान छुपाने की कोशिश कर रहे थे। शिरीन ने बहुत कुछ नहीं कहा जब उसने अमरीश कुमार का परिचय कराया, क्योंकि महल मालिक अपनी असली पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उसने केवल ये उल्लेख किया कि वो उसके दोस्त के भाई थे और उसने और कुछ नहीं कहा। इसलिए भीम सिंह ने महल मालिक को ध्यान में नहीं रखा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उस महिला ने खुद को तानिया नाम से संबोधित किया था। घर में घुसते ही उसने अपना दुपट्टा उतार दिया। भीम सिंह चौंक गए जब उन्होंने उसकी विशेषताओं को अच्छी तरह से देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, मोहतरमा तानिया जी, आप तो शिरीन की तरह दिखती हैं। लोग तो ये भी सोच सकते हैं कि आप जुड़वा बहनें हैं। तानिया मुस्कुराई। हाँ, मैं भी हैरान हूँ ये देखकर। शिरीन थोड़ा मुस्कुराई। हाँ, क्या संयोग की बात है।
महल मालिक को अचानक एक विचार आया, लेकिन उन्होंने इसे अपने तक ही सीमित रखा। उन्होंने ऐसा अभिनय किया जैसे कि वो एक खोखले आदमी हों, क्योंकि जब से वो भीम सिंह के साथ ऊपर आए थे तब से उन्होंने शायद ही बात की थी। वो फिर सीधे होकर बैठ गए। भीम सिंह को उनसे कुछ मदद की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने तानिया को एक कप चाय पिलाई और कुछ देर इसके साथ बातचीत की। शिरीन ने धीरे से अपनी प्याली से खेला। उसे यकीन था कि उसके सामने तानिया को आधुनिक दुनिया की कोई भी बात याद नहीं थी और उसका व्यक्तित्व पहले की तुलना में बहुत अलग था। आधुनिक युग में तानिया अच्छी तरह से लाड़ प्यार में पली बड़ी एक घमंडी लड़की थी, लेकिन उसके सामने बैठी तानिया एक छोटे खरगोश की तरह भोली थी। पर्यावरणीय कारकों ने मानव व्यक्तित्व के परिवर्तन को बहुत प्रभावित किया है। क्या ये तानिया का वास्तविक व्यक्तित्व था? क्या उसे आधुनिक दुनिया में बहुत लाड़ प्यार किया जा रहा था? 1 घंटे बाद बड़े मौर्य संत जी आखिरकार वहां आ ही गए। उन्होंने नकाब पहना हुआ था और अंदर जाते वक्त उनका सफेद चोगा फड़फड़ा रहा था। वो 1 साल पहले की तुलना में काफी शांत लग रहे थे। जाहिर है उन्हें यहाँ शिरीन से मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए घर में कदम रखते ही वो 1 सेकंड के लिए रुक गए। उसे देखते ही उनकी निगाह जम गई। शिरीन ने उनका अभिवादन किया। नमस्कार बड़े मौर्य संत जी, काफी समय हो गया हमें आखिरी बार मिले हुए। बड़े मौर्य संत जी ने अपने होठों को थपथपाया। ये आपके लिए बेहतर है कि आप मुझे शिक्षक मौर्य जी के रूप में संबोधित करें, क्योंकि अच्छा लगेगा। शिरीन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है शिक्षक मौर्य जी। बड़े मौर्य संत जी ने थोड़ा सा हिलाया और कमरे की जांच की। अंत में उनका ध्यान महल मालिक पर गया। ये कौन है? क्या ये 8वें राजकुमार का कोई छोटा भाई है? भीमपुर सम्राट के काफी बच्चे थे। वास्तव में भीम सिंह के कुछ छोटे भाई बहन भी थे और उनमें से कुछ केवल 8 या 9 साल के करीब थे। भीम सिंह मुस्कुराया। काश मेरा कोई छोटा भाई इतना आकर्षक होता, लेकिन नहीं, यह शिरीन का छोटा दोस्त है। महल मालिक अपने स्थान से नहीं हिले, इसके बजाय वो थोड़ा मुस्कुराए लेकिन चुप रहे। वो बहुत गोरे थे और उनकी मुस्कान ने सभी के दिलों को छू लिया था। इस प्रकार बड़े मौर्य संत जी ने उनकी एक झलक ली और आगे कुछ नहीं कहा। आखिरकार सब आ ही गए थे। भीम सिंह ने फिर से एक मेज भरकर खाना और पेय सबके लिए मंगवा लिया था। बड़े मौर्य संत जी सभा के मुख्य मेजबान थे, इसीलिए वो मेजबान की कुर्सी पर बैठे हुए थे। शिरीन एक तरह से उनमें सबसे ऊंचे दर्जे पर थी, इसीलिए भीम सिंह ने उसे बड़े मौर्य संत जी के दाहिनी ओर बैठाया और महल मालिक शिरीन के दाहिनी ओर बैठे। बड़े मौर्य संत जी हमेशा सबके प्रति ठंडा स्वभाव रखते थे, हालांकि तानिया के लिए ये अलग लग रहा था। रात के खाने के दौरान वो कभी कभी उसके कटोरे को व्यंजनों से भर देते थे और उसके सामने उसके पसंदीदा व्यंजन भी रख देते थे। वो कभी कभी उसके लिए झींगे के गोले भी छील देते थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपनी हरकतों का ढोंग कर रहे थे, लेकिन वो अक्सर शिरीन की ओर चुपके से उसकी प्रतिक्रिया निर्धारित करने के लिए देख रहे थे। हालांकि शिरीन ने उनकी ज्यादा परवाह नहीं की, इसके बजाय उसने अपने बगल में बैठे छोटे लड़के पर पूरा ध्यान दिया। वास्तव में वो छोटा लड़का सुंदर और बहुत प्यारा था। हालांकि वो एक निश्चित विकार से ग्रस्त लग रहा था, क्योंकि वो अपने भोजन को लेकर बहुत उधम मचा रहा था। उसने केवल झींगे के पिछले हिस्से और सब्जियों के दिल का मांस खाया। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन्हें वो खाना नहीं चाहता था। शिरीन ने छोटे लड़के का व्यवहार देखकर उसके लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। वो अपने छोटे भाई की तुलना में उसके साथ अधिक धैर्यवान लग रही थी। बड़े मौर्य संत जी को अचानक एहसास हुआ कि वो खाना जारी नहीं रख सकते और उन्होंने पूछने का फैसला किया। शिरीन, ये कौन है? शिरीन रुक गई और उसने जवाब दिया, मेरा दोस्त, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अमरीश कुमार के विकार के लक्षण बेहद गोपनीय थे और किसी और को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए था। भले ही वो भीम सिंह पर भरोसा करती थी, लेकिन शिरीन कुछ भी खास तौर से खुलासा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके सामने इस बारे में बात न करने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि सबसे सुरक्षित तरीका यह था कि बाद में बड़े मौर्य संत जी से बात की जाए और सावधानी से उनकी सलाह ली जाए। बड़े मौर्य संत जी ने फिर से अमरीश कुमार की एक झलक ली। अमरीश कुमार ने बड़े मौर्य संत जी को एक मुस्कान के साथ देखा और बड़े मौर्य संत जी ने पाया कि वो काफी सुंदर और प्यारी लग रही थी। हालांकि बड़े मौर्य संत जी को अजीब तरह से पसीना आ रहा था, क्योंकि छोटे लड़के ने उन्हें उस लोमड़ी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो अमर हो गई थी। शिरीन, तुम कैसी हो? बड़े मौर्य संत जी को आखिरकार उससे बात करने के लिए कुछ समय मिल गया था। मैं काफी अच्छी हूँ, शिरीन ने उत्तर दिया। 1.5 साल पहले बड़े मौर्य संत जी उसके लिए अपने गुस्से के कारण चले गए थे और उसके आने के बाद से उसकी उपेक्षा कर रहे थे। हालांकि उसने इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं की, क्योंकि वो इसके लिए अच्छी तरह से तैयार थी। कम से कम वो उसकी तरफ तो नहीं देख रही थी। इसे आजमाएं, ये आपकी पसंदीदा कवक है। अचानक बड़े मौर्य संत जी उसके लिए कुछ सब्जियां परोसने लगे। शिरीन चौंक गई। हालांकि शिरीन दूसरों के लिए उसके व्यंजन परोसना पसंद नहीं करती थी और बड़े मौर्य संत जी कोई अपवाद नहीं थे। अगर ये कोई और होता तो सीधे तौर पर इसे खारिज कर देती। हालांकि वो प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकी, क्योंकि बड़े मौर्य संत जी उसके सबसे अच्छे दोस्त थे और उसे उनकी मदद लेनी थी। इसीलिए वो उसे निगलने के बारे में सोच रही थी। अप्रत्याशित रूप से अमरीश कुमार को उसी समय छींक आ गई।
जब उसका चम्मच लगभग कवक को छूने ही वाला था, शायद वो समय पर पलटने में कामयाब नहीं हुआ और कवक को कटोरे में ही घुमा दिया। शिरीन हैरान और परेशान थी। जाहिर तौर पर कवक अब खाने योग्य नहीं था और बाकी व्यंजन भी, क्योंकि ये सब उसके बलगम और लार के आशीर्वाद से पवित्र हो गए थे। भीम सिंह ने नौकर को बुलाया और भोजन के एक नए दौर का आदेश दिया, लेकिन सभी व्यंजन पिछले वाले जैसे ही थे। अमरीश कुमार ने अचानक कहा, शिरीन, मैं कवक नहीं खाना चाहता, ये घृणित है। आपको भी पसंद नहीं है ना? मुझे याद है कि इसे खाने के बाद आपको खुजली महसूस होती है। शिरीन नाराज हो गई। कवक खाने से उसे कब से खुजली महसूस होने लगी? भीम सिंह मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अमरीश कुमार की एक झलक ली। वास्तव में वो जानते थे कि उस छोटे लड़के का मुंह बहुत क्रूर है, क्योंकि उसने पहले ही शिरीन के प्रशंसक को भगा दिया था। वो कितना शरारती लड़का था। ऐसा लग रहा था कि छोटे लड़के ने बड़े मौर्य संत जी को तंग करने का फैसला किया था। भीम सिंह ने धीरे से अपने कागज के पंखे को हिलाया और बड़े मौर्य संत जी की ओर देखा। बड़े मौर्य संत जी ने अमरीश कुमार को देखा और अपनी आंखें मूंद ली, और उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेने का फैसला किया, क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चा था। हालांकि अमरीश कुमार ने उसे ऐसे ही जाने नहीं दिया और शिरीन के आस्तीन को खींच लिया। शिरीन, मैं राजसी मिर्च की सब्जी, स्वर्ण मांस गोली खाना चाहता हूँ। फिर वो कई महंगे व्यंजनों का आदेश देने के लिए आगे बढ़ा। शिरीन बेबस थी और उसने उसके प्यारे चेहरे को देखा। शुरू में उसे संदेह था कि वो महल मालिक है, लेकिन अब वो अनिश्चित थी। महल मालिक इतने शक्तिशाली व्यक्ति थे तो वो इस तरह की बकवास हरकत कैसे कर सकते हैं? वैसे भी शिरीन के लिए उसे सवाल करने का सही समय नहीं था कि वो महल मालिक थे या नहीं। इस प्रकार उसने अपने मन में चल रहे सभी सवालों को दबाने का फैसला किया और भीम सिंह से अमरीश कुमार के व्यंजन मंगवाने के लिए कहा, क्योंकि वो और अधिक परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी। बड़े मौर्य संत जी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने पहली बार शिरीन को एक बच्चे के साथ इतना धैर्यवान होते देखा था। वो उत्तेजित हो गए, क्योंकि उन्होंने चुपके से अपनी आस्तीन के नीचे अपनी मुट्ठी कस ली थी। उन्होंने सोचा था कि उसे जलन होगी जब वो देखेगी कि वो तानिया की इतनी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। वो उससे ज्यादा छोटे लड़के की देखभाल कर रही थी। क्या उसने उनके प्रति अपने स्नेह को पूरी तरह से खो दिया था? बड़े मौर्य संत जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भोजनालय में दौड़ते हुए आए थे और वो काफी जल्दी में थे। हालांकि सभी को देख उन्होंने तुरंत खुद को शांत किया। उन्होंने भोजन के दौरान धीरे धीरे खाया और पिया, और ये तानिया का भी ख्याल रखा, और कभी कभी ही शिरीन और भीम सिंह से बात की। ये एक खुशनुमा भोजन माना जा सकता था। हालांकि शिरीन थोड़ा उदास महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि बड़े मौर्य संत जी बदल गए। बड़े मौर्य संत जी अतीत में एक असामाजिक व्यक्ति थे और वो इस तरह की सभाओं से नफरत करते थे। वो एक चिकित्सा विशेषज्ञ थे और बहुत से लोग उनकी मदद लेना चाहते थे। हालांकि वो प्रत्यक्ष और निर्णायक हुआ करते थे। वो चेहरे पर मौजूद व्यक्ति को बताते थे कि वो उनका इलाज नहीं करना चाहते हैं और कभी भी किसी निमंत्रण में शामिल नहीं हुआ करते थे या बदले में कोई उपहार स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि वो इस सबसे बहुत नफरत करते थे। यदि वो उनका सलाहकार बनने के लिए सहमत होते हैं तो वो उनके द्वारा किए गए वादे के बाद तुरंत ही उस जगह को छोड़ देते थे, और उन्होंने पहले कभी इस तरह किसी का मनोरंजन नहीं किया था। क्या ये वास्तव में बदल गए हैं? शिरीन ने तानिया को फिर से देखा और महसूस किया कि वो भी बदल गई है। ये सच था कि माहौल किसी को भी बदल सकता है। वास्तव में वो अब नमित गुप्ता नहीं थे। नमित गुप्ता की याद होने के बावजूद वो नमित गुप्ता के प्रति अपनी भावनाओं को फिर से हासिल नहीं कर पाई। इस बीच तानिया वही तानिया नहीं थी जिसे वो जानती थी। वो किसी तरह बहुत अच्छी हो गई थी। शिरीन ने राहत महसूस की, क्योंकि उसने देखा कि बड़े मौर्य संत जी तानिया की बहुत परवाह करते थे। शायद तानिया उनका सच्चा प्यार थी। ये उसके अपराध बोध को कम करने में मदद करेगा अगर बड़े मौर्य संत जी को फिर से सच्चा प्यार मिल जाए। शिरीन, मैं केकड़ा खाना चाहता हूँ। अमरीश कुमार जो उनके पास बैठा था उसके आस्तीन खींचता रहा। शिरीन ने उसके छोटे हाथ से अपनी आस्तीन छुड़वाई और उसे एक निर्देशित संचार भेजा, इसे रोको। हालांकि तुम अब छोटे दिखते हो, लेकिन तुम वास्तव में किशोर नहीं हो। प्यारा बनने का विनय बंद करो। अमरीश कुमार ने अपनी ठुड्डी नीचे की ओर की और चुप रहा। शिरीन ने उसके आज्ञाकारी चेहरे को देखा और आत्मसमर्पण कर दिया। फिर उसने एक केकड़ा लिया जो उससे सबसे दूर रखा गया था। हालांकि थाली में केवल 2 केकड़े बचे थे। चम्मच की एक जोड़ी तेजी से दोनों केकड़ों को दूर ले गई। शिरीन ने अपना सर उठाया और देखा कि बड़े मौर्य संत जी दोनों केकड़ों को तानिया की थाली पर रख चुके थे। ये लो, मुझे लगा कि तुम्हें केकड़े खाना पसंद है। तानिया की आंखें चमक उठी। धन्यवाद गुरुजी। अपनी दिशा बदलने से पहले शिरीन का चम्मच कुछ देर के लिए हवा में ही लटक गया था। उसने अमरीश कुमार की थाली पर एक झींगा रखा। नहीं, इसे खाओ, ये पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। अमरीश कुमार ने बड़े खोल को देखते हुए अपना मुंह फेर लिया। इसका खोल बहुत सख्त है। शिरीन ने झींगे को लिया और मांस के खोल से अलग कर दिया और मांस को वापस उसकी थाली में रख दिया। ये कैसा रहेगा? अच्छा। झींगे का आनंद लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले अमरीश कुमार ने उसे एक बड़ी मुस्कान दिखाई।
शिरीन उसकी मुस्कान पर फिदा हो गई और उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास सुंदर वस्तुओं के प्रति शून्य प्रतिरोध था। वो जानती थी कि ये व्यक्ति शरारती है, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी शक्तिशाली थी कि वो इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती थी। शायद यही उसकी कमजोरी थी। शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो महल मालिक भी हो सकता था। उसने चुपके से उसकी कलाई पर लगे चमड़े के कंगन को फिर से देखा और फिर उसके लिए कुछ और झींगे लेने लगी। उसने उससे कहा कि झींगे के खोल को खुद ही छिलो, क्योंकि इससे झींगे और स्वादिष्ट हो जाएंगे। अमरीश कुमार को उसकी बातों पर शक हुआ, लेकिन अंत में उसने झींगे के खोल को खुद ही छील लिए। दुर्भाग्य से उसने गलती से अपनी उंगली को घायल कर लिया और कुछ झींगों को छिलने के बाद उसकी उंगली से खून बहने लग गया, क्योंकि खोल बहुत सख्त थे और उसकी उंगलियां बहुत नरम और चिकनी थी। हे भगवान, तुम बहुत लापरवाह हो। शिरीन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और अपने घाव को साफ करने की कोशिश की। हालांकि उसके दोनों हाथ गंदे हो रखे थे। उसने झट से एक रुमाल लिया और उसके हाथ पोंछे। उसी समय उसने गलती से उसकी कलाई पर बंधा कंगन उतार दिया। इस कौशल को कम मत समझो, क्योंकि ये किसी वस्तु से छुटकारा पाने का एक अनूठा तरीका था। कंगन या चूड़ी चाहे कितनी भी कसकर पहनी गई हो, वो इस तरकीब से उन्हें उतार सकती थी। उस तरकीब से कोई भी कसम